शाम ढलने को थी। अपने घर का दरवाजा खोलकर नेहा घर में दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स की भरमार थी और चेहरे पर ऐसी चमक मानो उसने दुनिया जीत ली हो। भीतर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति हिमांशु ने उसे देखा तो उसकी भौं तन गई। ये सब क्या है नेहा? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई थी? हिमांशु ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। लेकिन नेहा तो बस अपनी खुशी में ही डूबी हुई थी। उसने बैग्स को टेबल पर रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे चहकते हुए बोली, अरे हिमांशु, तुम सोच भी नहीं सकते क्या शॉपिंग की है मैंने आज। ऐसी शानदार सेल मिली कि क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था सेल का। वो तो कल किटी पार्टी पर मिसेस मल्होत्रा ने बताया सेल के बारे में। इतनी बढ़िया ड्रेसेस और एक से एक ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में मिल गए कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब ये साड़ी देखो, बस आधे दाम में मिली और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कमाल के ऑफर्स थे ना कि खुद को रोक ही नहीं पाई। नेहा की बात सुनकर हिमांशु ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची कब खत्म होगी नेहा? पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन बेकार की चीजों पर पैसा मत बहाया करो। समझती क्यों नहीं हो तुम? अब तो ये तुम्हारा हर बार का काम हो गया है। पति की डांट सुनकर नेहा का उत्साह हल्का पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, पर हिमांशु, हर पार्टी पर मेरी सहेलियां इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती हैं। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी रहती हैं, उन्हीं की तारीफें होती हैं। मुझे भी सजने संवरने का शौक है। डायमंड ज्वेलरी ना सही, कम से कम अपनी पसंद के कपड़े तो खरीद ही सकती हूँ ना। नेहा ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। उसकी बात सुनकर हिमांशु का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब सहेलियों की देखा देखी अपना घर बर्बाद कर दोगी तुम? बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाजा भी है जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की फीस कितनी बढ़ गई है? तुम्हारी ये फिजूल खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। फिर नेहा गुस्से में बोली, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी ये बहस चल ही रही थी कि नेहा का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके पिता ओमकार जी की आवाज आई। हेलो नेहा बेटी। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अरे बेटा, तबीयत ठीक कहाँ रहती है। कई दिनों से सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर नेहा का दिल थक रह गया। उसकी माँ का पिछले साल देहांत हो चुका था। उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता की देखभाल करता। नेहा ने पिता की मुरझाई हुई आवाज सुनी तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप चाचा जी के बेटे रोहित से कहिए ना, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर अपने ही तो ऐसे समय में साथ खड़े होते हैं। वैसे भी दूर थोड़े ही रहते हैं वो, साथ वाला तो घर है। मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। तो बीच में ही ओमकार जी ने हल्की खांसी के साथ जवाब दिया, बेटी मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन रोहित तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गया हुआ है, वो यहाँ नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये सुनकर नेहा का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप चिंता मत करें पिताजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही नेहा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने हिमांशु की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, सुनिए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर पर भी इस समय कोई नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर हिमांशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो नेहा बोली, लगता है हमें उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में वे बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नेहा चिंता में थी। उसकी बात सुनकर हिमांशु पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके मन में विचारों की उथल पुथल मच गई। एक और खर्चा, उसने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। वो क्या है ना नेहा, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना तो आम बात है। ऊपर से पॉल्यूशन भी कितना बढ़ गया है, खासकर हमारे शहर में। अगर पिताजी यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगेगा या नहीं। गांव की खुली हवा, अपना माहौल, वहाँ वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं।
क्यों उन्हें बेवजह परेशान करें? मुझे लगता है उनके लिए गांव में रहना ही सही रहेगा। नेहा हिमांशु की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। पिताजी की तबीयत के बारे में सोच सोचकर वो बार बार परेशान हो रही थी। उसकी ये बेचैनी हिमांशु से छिपी नहीं रही। थोड़ी देर बाद हिमांशु बोला, नेहा, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम उनकी वजह से परेशान हो, लेकिन बुढ़ापे में ये सब तो चलता ही रहता है। तुम उनसे फोन पर हालचाल पूछती रहना। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगे तो तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास गांव चली जाना। हिमांशु की बात सुनकर नेहा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और न बिगड़ जाए। जरूरत पड़ेगी तो वहां चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। 2 दिन बीत चुके थे। नेहा जब भी अपने पिता का हालचाल जानने के लिए उन्हें फोन करती तो हर बार उनकी आवाज कमजोर और थकी हुई लगती। तीसरे दिन सुबह सुबह नेहा ने फोन किया, पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? अब उसने पूछा तो पिता ने धीरे से कहा, बेटी, अब भी तबीयत वैसी ही है। दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर नेहा का दिल भर आया। उसने पिता को ढांढस देते हुए कहा, आप चिंता मत करें पिताजी, मैं हिमांशु से बात करती हूँ और कुछ इंतजाम करती हूँ। फोन रखने के बाद नेहा सीधा हिमांशु के पास गई। हिमांशु, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव आएं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। हिमांशु सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। नेहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी फिक्र है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए वहां जाना मुमकिन नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। उनसे कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां ले लें। गांव में भी अब अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उन्हें वहीं इलाज करवाने दो। नेहा चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। नेहा के रसोई में जाने के बाद हिमांशु ने गुस्से में अखबार को टेबल पर पटका और बड़बड़ाने लगा, हद हो गई। इसके पिता तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं, हर दूसरे दिन फोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप ही डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चले जाते? बार बार हमें क्यों परेशान करते रहते हैं? इनके कहने पर नेहा भी उन्हें यहाँ लाने की रट लगा लेती है या मुझे वहां चलने को कहती है। अरे अगर वो बीमार है तो मैं क्या करूं? क्या मैंने ठेका ले रखा है इसके पिताजी का? कुछ देर बाद हिमांशु नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद नेहा घर का काम निपटाने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नेहा ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। सामने उनकी किराएदार पूजा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। अरे पूजा, आओ ना, अंदर आओ। नहीं भाभी, रवि आते ही होंगे। वो आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, सोचा आपके लिए भी कुछ ले आऊं, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वो लड्डू ले लिए और पूजा को थैंक यू कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कहीं गायब थी। पूजा ने तुरंत उसकी उदासी भांप ली। भाभी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नेहा ने धीमी आवाज में कहा। कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर पूजा थोड़ी चिंतित हो गई। अरे क्या हुआ उन्हें? बस क्या बताऊं, डायबिटीज के मरीज तो वो पहले से ही हैं। अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने हिमांशु से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है। ये सुनकर पूजा ने सहानुभूति से नेहा की ओर देखा। भाभी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय पूजा का पति रवि बाजार से लौट आया। उसे देखते ही पूजा बोली, अरे रवि, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान हैं। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और हिमांशु भाई साहब के पास उनके पास जाने का समय नहीं है। रवि ने बात सुनी और तुरंत बोला, अरे तो इसमें क्या परेशानी है पूजा?
भाभी जी के साथ चली जाओ। चलो, मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ। ये सुनकर नेहा थोड़ा चौंकी और उसने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए भैया। तो रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अंकल वहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम लोग भी तो एक परिवार की तरह ही हैं। अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? पूजा ने भी बड़े स्नेह के साथ कहा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। रवि हम दोनों को छोड़ देंगे। उनकी बात सुनकर नेहा ने दिल ही दिल में राहत महसूस की। रवि ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और कहा, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। नेहा ने पूजा और रवि का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहां से मिलती है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते। गाड़ी में बैठी हुई नेहा मन ही मन सोच रही थी। गांव पहुंचने के बाद रवि नेहा के पिता ओमकार जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, वो रेगुलर देते रहिए तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से वापस आने के बाद नेहा 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। भाभी जी, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताइए, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर रवि और पूजा घर वापस लौट आए। तीसरे दिन नेहा गांव से लौटकर घर आई तो शाम के 7 बज रहे थे। थकी हुई सी वो अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई। हिमांशु ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिताजी की तबीयत कैसी है अब? नेहा ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है, उनका शुगर लेवल ज्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भागदौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था उसका फैसला उनके हक में आया है। केस? कौन सा केस? हिमांशु ने चौंकते हुए पूछा तो नेहा ने कहा, अरे वही उनकी जमीन का केस जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वो केस जीत लिया। हिमांशु के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने ही वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या? वही जमीन जो हाईवे के साथ लगती थी? नेहा ने सहजता से जवाब दिया, हाँ वही जमीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। हिमांशु ने हैरानी से कहा तो नेहा बोली, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। हिमांशु को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसे तो जैसे अचानक ही किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र उत्साह और खुशी की झलक आ गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वो इस पैसे का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। और वैसे भी जब शरीर ही साथ न दे तो पैसा भी किस काम का? हिमांशु ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिर ये संपत्ति उनकी मेहनत की है। हिमांशु के दिमाग में जैसे खलबली सी मच गई। वो दिखाने को भले ही सामान्य बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन हो उठा था कि कहीं नेहा के चाचा का बेटा रोहित उसके ससुर को अपने पक्ष में करके जमीन न हथिया ले। आखिरकार मेरी पत्नी नेहा अपने पिता की इकलौती बेटी है और उस जमीन पर हमारा ही हक बनता है। मन ही मन वो लगातार सोचे जा रहा था। रात को जब नेहा रसोई का काम निपटा कर कमरे में आई तो हिमांशु लैपटॉप लिए बैठा था। नेहा ने देखा उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। बिस्तर पर बैठकर नेहा तकिया ठीक करते हुए बोली, किन विचारों में खोए हुए हैं? लैपटॉप का काम हो गया है तो उसे बंद करके सो जाइए ना। फिर हिमांशु बोला, नेहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें अकेले वहां छोड़ना ठीक नहीं होगा? आखिर वो हमारे बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि चलकर उनसे मिल आते हैं।
पर आपको ही ऑफिस के काम ज्यादा जरूरी लगते थे। अरे नेहा, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। तुमने आकर बताया तो अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। हिमांशु की बात सुनकर नेहा संशय में पड़ गई। फिर बोली, अरे लेकिन आपने ही कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वैसे तो आपकी बात भी ठीक थी। हमारे शहर में तो प्रदूषण ही इतना है कि अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाए, और फिर कौन जाने उनका दिल भी यहाँ लगेगा या नहीं। 2-3 दिन के बाद रोहित तो अपने घर पहुंच ही जाएगा, फिर वो लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम भी ना नेहा, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? मैं तो कहता हूँ हम उन्हें यहीं ले आते हैं। नेहा को हिमांशु की बात ठीक लगी और वो कुछ सोच में पड़ गई। फिर बोली, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ हमारी नजरों के सामने रहेंगे तो हम हर तरह से उनका ख्याल रख पाएंगे। हाँ नेहा, कल तुम उन्हें फोन करके बता देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि हिमांशु पहले से ही तैयार होकर बैठा था। ये देखकर नेहा चौंक गई। उसने पूछा, अरे आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं नेहा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है। नेहा और भी हैरान हो गई। छुट्टी? क्यों? क्या कोई खास बात है? हाँ नेहा, हम आज ही गांव जा रहे हैं पिताजी को लेने। लेकिन हिमांशु, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था, आज अचानक से? तो हिमांशु बोला, हाँ जितनी जल्दी ले आए उतना बेहतर रहेगा। आखिर उनकी सेहत का सवाल है और इस मामले में मैं किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं कर सकता। और नेहा, तुम्हारे चाचा का बेटा रोहित कितना चालबाज है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो जमीन है उन्हें बहला फुसलाकर बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ये बात सुनकर नेहा कुछ सोचकर बोली, हाँ ये बात तो है, रोहित पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तो नेहा, तुम अभी उन्हें फोन करो और उन्हें बता दो कि हम आज ही आ रहे हैं। नेहा ने अपने पिताजी को फोन लगाया तो उसकी बात सुनकर पिताजी बोले, लेकिन बेटी वहां क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। नेहा परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उसी समय हिमांशु ने फोन नेहा के हाथ से ले लिया और बड़े अधिकार के साथ बोला, पिताजी अब मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, लेकिन सच में मुझे यही सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, सब कुछ यहाँ अपना सा लगता है। हिमांशु भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ नेहा और मुझे आपकी कितनी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। नेहा आपकी इकलौती बेटी है, इसलिए आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए ये सब नहीं करता? हिमांशु की दलीलों के सामने ओमकार जी की एक न चली और आखिरकार उन्होंने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम के समय हिमांशु और नेहा ओमकार जी के साथ घर लौटे। हिमांशु ने गाड़ी रोककर कहा, नेहा तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करता हूँ। गाड़ी से निकलकर नेहा ने डोरबेल बजाई तो उनकी किराएदार पूजा की आवाज आई। बस आई भाभी। इतने में हिमांशु ने ओमकार जी का हाथ थामे गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की। पूजा ने जल्दी से गेट खोला और नेहा के पिता को देखकर तुरंत उनका हालचाल पूछा। फिर नेहा से बोली, ये तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। अब अंकल की तबीयत भी ठीक रहेगी और आपको भी सुकून रहेगा। ओमकार जी के आने के बाद घर का माहौल खुशनुमा था। नेहा सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती और हिमांशु शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। ओमकार जी भी वहां आकर खुश थे। एक शाम जब सब लोग चाय पी रहे थे तो हिमांशु मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा,
पिताजी, सच कहूँ तो आपके यहाँ आ जाने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। ईश्वर का दिया सब कुछ है घर में। बड़े बुजुर्गों की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान करती है। ओमकार जी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, लेकिन ये घर आजकल के जमाने के हिसाब से थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में भी शर्म महसूस होती है। ओमकार जी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बेटा, घर तो अच्छा है। बस पिताजी, उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न है ना, तो तुलना करते हुए उन्हें ये घर थोड़ा साधारण लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके का बना होता तो बात ही कुछ और होती। आज के समय में तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा सा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। ओमकार जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। आजकल हर चीज महंगी है और एक एक चीज का खर्चा भी कितना बढ़ गया है। यही तो बात है पिताजी, और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपने लिए अलग अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। ओमकार जी हिमांशु की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा, इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो भी मदद चाहिए तो मुझे बताओ। ये बात सुनते ही हिमांशु की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वो मायूसी भरे स्वर में बोला, पिताजी, ये इतना आसान नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ है आखिर तुम्हारा ही तो है। गांव की जमीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो सब तुम्हारे और नेहा के लिए ही है। उस जमीन को बेचने पर लगा देते हैं, वो बेचकर तुम एक अच्छा सा घर ले लो। ये सुनकर हिमांशु ने अपनी खुशी छिपाते हुए नेहा की ओर देखा और कहा, पिताजी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्द ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा सा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से हिमांशु और नेहा ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में नए घर देखने की कवायद शुरू कर दी। रोज वो लोग बड़े बड़े फ्लैट्स और आलीशान घर देखने जाते और आखिरकार एक दिन उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ गया। 1-2 दिन में ही सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोचकर हिमांशु और नेहा बहुत खुश थे। शुरू में तो नेहा और हिमांशु ओमकार जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन ओमकार जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। नेहा किचन से बाहर आई और बोली, क्या पिताजी, आपने दवाई समय पर नहीं खाई क्या? ओमकार जी ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई है। मैंने हिमांशु से कहा था, लेकिन शायद वो लाना भूल गया। इतने में हिमांशु अंदर से बाहर आया और बात सुनकर कहने लगा, ओह पिताजी, माफ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का इतना काम था कि ध्यान ही नहीं रहा। ओमकार जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा, दवाई बाद में ले आना, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। एक बार वो देख लेगा तो सही दवाई लिख देगा। लेकिन हिमांशु ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, पिताजी, अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है, हमें बैंक जाना है। नए मकान की डील पक्की करने के लिए जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए एफडी तोड़वानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, दवाई मैं शाम को ला दूंगा। ओमकार जी ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर नेहा ने जल्दी से कहा, पिताजी, हमें बैंक में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। हिमांशु ने गाड़ी स्टार्ट की और नेहा के साथ बैंक के लिए निकल गया। ओमकार जी अकेले रह गए और खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ओमकार जी के खांसने की आवाज सुनकर पूजा बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। ओमकार जी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई और बोली, अंकल जी, आपकी हालत तो ज्यादा खराब लग रही है, भैया और भाभी कहाँ हैं?
तो ओमकार जी बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, बैंक गए हैं किसी काम से। पूजा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। रवि, अंकल जी की हालत ठीक नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ओमकार जी ने विरोध किया, नहीं बेटी, परेशान मत हो, हिमांशु और नेहा आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। आपका इनहेलर कहाँ है? वो लेने से खांसी ठीक हो जाएगी, पूजा ने कहा। तो ओमकार जी बोले, बेटी वो तो खत्म हो गया है, हिमांशु को कहा था पर वो लाना भूल गया। पूजा ने रवि को फिर से फोन किया और इनहेलर लाने को कहा। तो रवि आते हुए ओमकार जी का इनहेलर ले आया। थोड़ी देर में ही उन्हें खांसी में राहत मिली। तो रवि बोला, अंकल जी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ऐसी हालत में सिर्फ इनहेलर से काम नहीं चलेगा। ओमकार जी ने संकोच से कहा, लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत है, हिमांशु और नेहा आते ही होंगे, वो खुद मुझे ले जाएंगे। अंकल आप हमें गैर क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके बच्चों जैसे ही हैं। कहते हुए रवि ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। ओमकार जी ने पूजा और रवि को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बेटी दामाद के घर रहते हुए ओमकार जी का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था, बिना देखभाल, बिना सहारा। हिमांशु और नेहा अपनी दुनिया में मस्त थे। जब भी ओमकार जी किसी काम के लिए हिमांशु को कहते तो वो हमेशा टाल देता। पिताजी अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा। ये जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब तो ओमकार जी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। नेहा भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वो या तो किसी किटी पार्टी में रहती या फिर शॉपिंग में। घर पर होती तो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूं तो नेहा हिमांशु के जाने के बाद अपने पिता को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वो अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। ओमकार जी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज दी, नेहा बेटी नाश्ता दे दो। नेहा अंदर फोन पर बात करने में व्यस्त थी। तुझे पता है हमने जो घर लिया है वो कितना शानदार है, एक एक चीज मेरी पसंद की है। किटी पार्टी पर जितनी भी लेडीज अपने आप को हाई सोसाइटी की समझती हैं, सबकी सब मेरा घर देखकर जल भुन जाएंगी। ओमकार जी ने फिर आवाज लगाई, बेटी सुन रही हो? लेकिन नेहा की बातों में वो आवाज कहीं खो गई। ओमकार जी बाहर आंगन में ही लेटे हुए थे, इसलिए उनकी आवाज ऊपर तक जा रही थी। पूजा उनकी आवाज सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया? नहीं बेटी, नेहा को कह रहा था, शायद वो बिजी है। पूजा ने अपने किचन से थाली में नाश्ता परोसा और ओमकार जी के पास ले आई। अंकल आप ये खाइए, और आपकी दवाई कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी, ला दोगी तो ले लूंगा। पूजा ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का गिलास थमाया। ओमकार जी ने भावुक होकर कहा, बेटी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। अक्सर रवि भी ओमकार जी के पास थोड़ी देर आकर बैठ जाता था, उनका हालचाल पूछ लेता। अब तो दवाई खत्म होने पर ओमकार जी रवि को ही फोन करके अपनी दवाई मंगवा लिया करते थे, और रवि के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे जबरदस्ती थमा देते थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हिमांशु और नेहा अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी नजदीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम को जब हिमांशु ऑफिस से घर लौटा तो नेहा ने झूमते हुए कहा, सुनिए अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी लेनी चाहिए, और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, मेरी सहेलियां सब लोग घर देखने आएंगे तो सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना। तो हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो है नेहा, वैसे तुम्हारे पिताजी को तो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ 3 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो अब भी बच रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। नेहा ने खुशी खुशी हामी भरी। वैसे भी पिताजी इस उम्र में करेंगे क्या इतने पैसों का, और क्या, उन्हें तो बस घर में आराम करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। वहीं 1-2 दिन से ओमकार जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनको दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी जमीन की रजिस्ट्री का काम होना था। नेहा और हिमांशु दोनों बहुत उत्साहित थे। हिमांशु ने ओमकार जी से कहा, पिताजी जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। ओमकार जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल भारी भारी सा लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये सुनकर हिमांशु को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी आज जाना जरूरी है, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री की डेट आगे के लिए टल जाएगी, और जब तक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। नेहा ने भी कहा, हाँ पिताजी आज तो जाना बहुत जरूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम हो जाने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओमकार जी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन आज तो मुझ में उठने तक की भी हिम्मत नहीं है। फिर भी हिमांशु और नेहा ने जिद पकड़ी और ओमकार जी को गाड़ी में बिठा लिया और वो लोग कचहरी के लिए निकल पड़े। कचहरी पहुंचकर उन्होंने पिताजी को गाड़ी में ही छोड़ दिया, ये कहकर कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, जब साइन करने होंगे तो हम आपको आकर ले जाएंगे और काम होते ही आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वो दोनों वापस नहीं आए। ओमकार जी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओमकार जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे साहस जुटाकर रवि को फोन कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, रवि बेटा मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। रवि के कानों में ये शब्द गूंजते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसने तुरंत फोन काटा और बिना समय गवाए ऑफिस से निकल पड़ा और ओमकार जी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। ओमकार जी की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच की और उनका इलाज शुरू किया। इधर जब हिमांशु और नेहा ओमकार जी को लेने के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। ओमकार जी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फोन लगाया, लेकिन उनका फोन भी बंद आ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में ना आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहां शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय हिमांशु के पास रवि का फोन आया और उसने सारी बात बताते हुए उसे जल्दी अस्पताल पहुंचने को कहा। इतनी बात सुनते ही हिमांशु गुस्से से बिफरते हुए चिल्लाने लगा, रवि आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? तो रवि बोला, लेकिन अंकल की हालत इतनी खराब थी कि एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? हिमांशु अब तैश में आ चुका था। हाँ परवाह है, सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर रवि हैरान रह गया। ओमकार जी को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद ओमकार जी अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, परंतु जब तक अस्पताल में रहे रवि ने उनकी देखभाल की, क्योंकि हिमांशु को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की जरूरत है, लेकिन नेहा और हिमांशु के लिए ये सब सिर्फ सुनने की बातें थी। उनके दिमाग में केवल उनका नया मकान और उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। ओमकार जी के घर आ जाने के बाद रवि और पूजा ने कोई और मकान किराए पर लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया था। हिमांशु को रजिस्ट्री की तारीख आगे खिसकानी पड़ी थी, जिस कारण उसके चेहरे पर हर वक्त खींच और नाराजगी झलकती रहती थी। रजिस्ट्री की नई तारीख तय होने के बाद एक दिन हिमांशु ने कहा, पिताजी अब हर हाल में ये काम निपटाना है, इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए।
नेहा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओमकार जी को उनका ये व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफी देर वो सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर ओमकार जी ने हिमांशु और नेहा को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि जमीन से आई रकम में से 3 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे मकान के लिए दे दूं, बाकी मेरे पास ही रहेंगे। ये सुनकर हिमांशु ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी भी चाहिए। ये सब भी तो इसी रकम से होना था। बेटा, मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। ये पैसे मेरी अपनी मेहनत की कमाई के हैं। इन पैसों का मुझे क्या करना है वो मुझे ही तय करने दो तो बेहतर होगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि रवि और पूजा अंदर आए। आपने बुलाया अंकल जी? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। आओ बैठो। ओमकार जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। रवि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। हर पल सिर्फ अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए जिया हूँ, लेकिन अब मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नजर तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी जमीन बेचकर जो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनमें से 3 करोड़ मैंने नेहा और हिमांशु के मकान के लिए दे दिए। बाकी के 2 करोड़ के लिए मैंने अपना फैसला कर लिया है और ये फैसला अंतिम है। ये सुनकर हिमांशु बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, लेकिन वो पैसे तो हमारे भविष्य के लिए ही हैं। अभी बहुत से काम बाकी हैं मकान के लिए। तभी ओमकार जी ने हाथ उठाकर उसकी बात को काटते हुए कहा, हिमांशु, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, साथ ही तुम्हारी नीयत को भी, लेकिन मुझसे जितना बन पाया मैंने कर दिया। अब बाकी के पैसों को मैं अपने पास रखूंगा। एक पिता अपनी बेटी के घर पर भला कब तक रुकेगा? इसलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नेहा बोली, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं गांव में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं रवि और पूजा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर रवि और पूजा की आंखों में आंसू आ गए। ओमकार जी ने अपनी बात जारी रखी, इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान मैं पैसे से तो नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि जमीन से आए बाकी के पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब ये लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। ये बात सुनकर रवि हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस सब के बीच में पैसों को मत लाइए। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रवि की बात सुनकर ओमकार जी का दिल गदगद हो उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो फैसला कर लिया था वो उसी पर अटल थे। हिमांशु और नेहा के चेहरे पर जैसे मातम सा छा गया। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ओमकार जी के सख्त स्वर ने उन्हें चुप करा दिया। हिमांशु, नेहा, तुम दोनों शायद ये नहीं समझ पाए कि रिश्ते पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। रवि ने मुझे उस समय सहारा दिया जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूजा ने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। ये पैसे अब उनके ही हैं और इस बात पर अब और कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा चुका था और ओमकार जी वहां से उठकर अपना सामान पैक करने चले गए। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।